हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एनीमिया। तो जानते हैं एनीमिया क्या होता है। तो आपके ब्लड में अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए, आपके ब्लड में या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाए या फिर अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, अगर आपके ब्लड में आरबीसी काउंट कम हो जाए या फिर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हम उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। देखिए, आपके ब्लड में नॉर्मली आरबीसी आप जानते हैं कितना होता है? मेल्स में होता है। मेल के अंदर अगर हम नॉर्मली आरबीसी की बात करें, मेल के अंदर तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इतनी आरबीसी होती है। और हम फीमेल की बात करें तो 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी होती है। अगर इससे कम काउंट चला जाता है, अगर इससे आरबीसी काउंट कम हो जाता है तो हम कह देंगे कि पर्सन को एनीमिया हो गया, पर्सन एनीमिक है। उसी तरीके से अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 12 to 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। अगर इससे काउंट कम चला जाता है, अगर इससे कम चला जाता है काउंट, तो हम कहेंगे कि पर्सन को क्या हो गया? एनीमिया हो गया। ओके, तो एनीमिया की क्या कंडीशन है, कैसे पता करेंगे? तो एनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन है। क्या है? एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें या तो आपका हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाएगा या फिर आपका आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। तो जब आप किसी भी पर्सन की रिपोर्ट देखते हैं तो अगर आपको उसमें हीमोग्लोबिन कम दिखता है या आरबीसी काउंट कम दिखता है या फिर उसके अंदर पैक्ड सेल वॉल्यूम कम दिखता है, क्या कम दिखता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। ठीक है, अब देखो पीसीवी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? सेल काउंट पे। पीसीवी डिपेंड किस पे करता है? आरबीसी काउंट पे। तो अगर आरबीसी काउंट कम होगा तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी क्या होगा? खुद से ही कम होगा। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है? जब सारी आरबीसी कलेक्ट होकर सेडिमेंट हो जाती हैं, जब आरबीसी सेडिमेंट होकर नीचे जमा हो जाती हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो जो ये पैकिंग बनती है आरबीसी की, जो आरबीसी की जो पैकिंग बनती है बेस पे टेस्ट ट्यूब के सेडिमेंट होके, तो यही क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। तो अगर आरबीसी कम होंगी तो पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम ही होगा। ठीक है, तो रिपोर्ट में आप क्या देखोगे? हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी काउंट कम हो गया या फिर पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो गया। नॉर्मली पैक्ड सेल वॉल्यूम मेल्स में 45% होता है और फीमेल में 38% होता है। अगर पीसीवी आपको 45 से कम दिखता है मेल में या 38 से कम दिखता है फीमेल में, तो आप कहेंगे कि पर्सन क्या है? एनीमिक है। अब एनीमिया होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉज है एनीमिया के? तो डिफरेंट सेवरल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा हो। ठीक है, आपको होता है कि आपकी बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन पैदा होने के बाद एक एडल्ट में अगर बात करें तो बोन मैरो में होता है। कहां होता है? बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोडक्शन होने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। ठीक है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा हो। अब प्रोडक्शन कम होने के बहुत सारे रीजन है। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो रहा हो। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ विटामिन वगैरह की रिक्वायरमेंट हो और वो फुलफिल ना हो रही हो तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। किसी भी डिसीज या ड्रग्स का इफेक्ट हो सकता है, कोई डिसीज, इन्फेक्शन या कोई ड्रग है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं आरबीसी के कम प्रोडक्शन के? डिफरेंट सेवरल कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये केस था एनीमिया का कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा हो। दूसरा एक केस हो सकता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा हो, आरबीसी ब्रेक डाउन ज्यादा कर रही हो। ओके, तो अब डिस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक रीजन है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपने ये सुना होगा। इसमें आरबीसी क्या होती है? सिकल शेप की हो जाती है। आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। और सिकल शेप की आरबीसी को हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है। क्या कर देती है? आरबीसी इसका ब्रेक डाउन कर देती है। तो किसी भी डिसीज की वजह से, आइदर इट इज जेनेटिक डिसीज और एनी इन्फेक्शियस डिसीज, किसी भी डिसीज की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ जाए, यानी किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या फिर किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, आरबीसी ब्रेक डाउन ज्यादा कर रही है। जैसे जॉन्डिस नाम की बीमारी होती है जिसको हम पीलिया बोलते हैं, उसमें आरबीसी का ब्रेक डाउन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉन्डिस हो गया हो तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये रीजन हो सकता है एनीमिया का।
थर्ड रीजन हो सकता है कि आपका ब्लड लॉस हो जाए। ब्लड लॉस होने के भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के टाइम पे उसका ब्लड लॉस हो गया उसकी बॉडी से, वो एक रीजन हो सकता है, दैट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। या फिर मान लीजिए किसी को हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी के कट लग जाता है ब्लड क्लॉट नहीं होता, और क्लॉट नहीं होता तो ब्लड का लॉस होता रहता है, तो उसमें एक्सेसिव लॉस हो जाए, किसमें, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जेनेटिक रीजन हो सकते हैं ब्लड लॉस के, और अदर रीजन हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड लॉस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कोई भी आर्टरी या वेन रप्चर कर जाए, बस्ट हो जाए, तो वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एनीमिया के। एक तो कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए। अब आरबीसी की कमी को ही एनीमिया बोल रहे हैं, आरबीसी की कमी को ही एनीमिया बोल रहे हैं, तो कहने का रीजन ये है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए। एक तो ये बोल सकते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, बन कम रही है, टूट ज्यादा रही है, या फिर ब्लड का लॉस हो जाए। और इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, प्रोडक्शन कम होने के, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने के, या ब्लड लॉस होने के। जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रीजन हो सकता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन या फिर ड्रग्स भी इसका रीजन हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया कितने तरह का होता है। बात करते हैं टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं अभी इस ड्यूरेशन में। एक तो होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अपना बेसिस बनाते हैं साइज ऑफ आरबीसी को, और नंबर ऑफ आरबीसी को, और कलर ऑफ आरबीसी को। ओके, तो साइज और कलर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम है विंट्रोप क्लासिफिकेशन। तो हमने एनीमिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो बेसिस पे डिवाइड किया है। एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारा बेसिस होता है वो होता है साइज एंड कलर, कि हम आरबीसी के साइज और आरबीसी के कलर के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, और इसको हम विंट्रोप क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंट्रोप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये इस बेसिस पे होता है कि जो एनीमिया हुआ है, जो ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड की कमी हुई है, या आरबीसी की कमी हुई है, या हीमोग्लोबिन की कमी हुई है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज क्या है, उसकी कॉज क्या है, और उसकी ओरिजिन क्या है। यानी जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है उसका कॉज क्या है, आरबीसी कम हो रही है उसका कॉज क्या है, और उसकी ओरिजिन कहां है, कहां से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अगर इन्फेक्शन है तो किस जगह इन्फेक्शन है। ओके, अगर जीन में प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो किस जीन में प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी स्टडी करें तो दैट इज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही हम विट्स बाई क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्स बाई क्लासिफिकेशन, विट वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने एनीमिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, और एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे आरबीसी का, और कलर देखेंगे आरबीसी का, और नंबर देखेंगे आरबीसी का। अगर आप आरबीसी का नंबर देख रहे हैं तो आरबीसी के नंबर को देखना ही क्या कहलाता है, रेड सेल काउंट। क्या कहलाता है, रेड सेल काउंट। और आपको पता है कि आरबीसी का जो नॉर्मल रेड सेल काउंट होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि मेल के अंदर होता है 5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक पर मिलीमीटर, और फीमेल के अंदर होता है 4.5 to 5 मिलियन पर किलोमीटर। ये नॉर्मल काउंट है। अगर आप साइज ऑफ आरबीसी की बात करें, एक आरबीसी का जो साइज होता है, तो एक आरबीसी का जो साइज होता है उसको हम बोलते हैं एमसीवी। क्या बोलते हैं, एमसीवी। दिस एमसीवी इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एक आरबीसी का जो साइज होता है हम उसको मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो यहां पे आप देख सकते हैं, दैट इज 90 क्यूबिक माइक्रोन। क्या होती है, 90 क्यूबिक माइक्रोन। दिस वैल्यू 90 क्यूबिक माइक्रोन होते हैं। ओके, तो साइज ऑफ आरबीसी किससे डिटरमाइन होता है, साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय एमसीवी। रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ आरबीसी इज डिटरमाइंड बाय द एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। यानी एक आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, और उसकी वैल्यू होती है 90 क्यूबिक माइक्रोन। अब जो कलर ऑफ आरबीसी होता है वो डिटरमाइन किया जाता है एमसीएससी के द्वारा। एमसीएससी क्या होता है, दिस इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है।
ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरबीसी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है। अगर मैं एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन का अमाउंट की बात करूं तो उसको तो हम बोलते हैं एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये होता है कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। मैं अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एमसीएससी की। एमसीएससी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या है, और कंसंट्रेशन जो होती है यही कलर डिसाइड करती है। यही क्या डिसाइड करती है, कलर डिसाइड करती है आरबीसी का। यानी कलर किस पे डिपेंड करेगा, एमसीएससी पे। और एमसीएससी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 33%। कितनी होती है, 33%, दैट इज 33%। अगर इससे ज्यादा कलर हो जाएगा तो हाइपरक्रोमिक, इससे कम कलर हो जाएगा तो हाइपोक्रोमिक। यानी 33 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू तो हाइपरक्रोमिक, 33 से ज्यादा तो हाइपरक्रोमिक, 33 से कम तो हाइपोक्रोमिक, और 33 तो नॉर्मोक्रोमिक। यानी अगर एमसीएससी जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है 33% है, अगर 30% से ज्यादा हो जाएगी, 33% से ज्यादा हो जाएगी तो हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक। क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक। और 33 से कम हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। और 33% ही रहेगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। क्या बोलेंगे, नॉर्मोक्रोमिक। इतनी बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम कौन डिसाइड कर रहा था, जो साइज कौन डिसाइड कर रहा था, एमसीवी। एमसीवी क्या डिसाइड कर रही थी, साइज। अगर 90 रहेगा, 90 क्यूबिक माइक्रोन रहेगा तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक। अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक, और 90 से कम हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक। क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक। तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे साइज और कलर के बेसिस पे। साइज डिटरमाइन किया जाएगा एमसीवी के द्वारा, कलर डिटरमाइन किया जाएगा एमसीएससी के द्वारा, और नंबर डिटरमाइन किया जाएगा रेड सेल काउंट के द्वारा। ओके, चलिए अब क्लासिफाई करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां हम पहले डिवाइड करते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एक एनीमिया जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये वो स्पेशल टाइप का एनीमिया है जिसमें आरबीसी का जो साइज है वो जितना होता है उतना ही रहेगा। यानी आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल है 90 माइक्रोन, 90 क्यूबिक माइक्रोन। यानी कि आरबीसी का साइज नॉर्मल है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो भी नॉर्मल है। एमसीएससी कितना है, 33%। यहां नंबर डिक्रीज हो रहा है, दिस रेड सेल काउंट, ये नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नंबर में कमी आ रही है। इसलिए हमने जब इसका साइज अगर 90 है, यानी साइज अगर नॉर्मल है, इसलिए हमने इसको बोल दिया नॉर्मोसाइटिक। इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है, इसलिए बोला नॉर्मोक्रोमिक। लेकिन क्योंकि यहां पर रेड सेल काउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो, या तो नंबर इंक्रीज हो या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेंट डिक्रीज हो, तब हम एनीमिया बोलेंगे। तो दोनों में से यहां कौन सी शर्त फुलफिल हो रही है, यहां पे हीमोग्लोबिन कंटेंट तो इक्वल है, जितना होना चाहिए उतना है, क्योंकि एमसीएससी की वैल्यू 33 है। यहां रेड सेल काउंट कम हो रहा है, यानी नंबर कम हो रहा है। अगर नंबर कम हो रहा है तो यानी कि दिस इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यानी आरबीसी का साइज नॉर्मल है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है, बट यहां आरबीसी के नंबर में कमी हो रही है, रेड सेल काउंट डिक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए अब हम एक दूसरे टाइप का एनीमिया देखेंगे जिसको हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। देखो इस टाइप के एनीमिया में जब ये बोल रहे हैं नॉर्मोसाइटिक, इसका मतलब जो आरबीसी है उसका जो साइज है वो तो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मोसाइटिक बोला है। यानी एमसीवी कितना रहेगा, 90। और हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोला है। हाइपोक्रोमिक मतलब अब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा इस कंडीशन में। तो हमने आपको बताई थी एनीमिया होने की दोनों शर्तें हैं, कोई एक भी कंडीशन अगर हो गई तो एनीमिया माना जाएगा, या तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर आरबीसी काउंट कम हो जाए। तो यहां क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एमसीएससी यहां पे लेस देन 33 है, तो एमसीएससी लेस देन 33 है और आरबीसी का साइज नॉर्मल है, तो हम इस टाइप के एनीमिया को बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। बात समझ में आ गई। चलिए, ये तो वो कंडीशन थी जब साइज नॉर्मल है। जब साइज क्या है, नॉर्मल है। साइज क्या है, नॉर्मल है। तो ये वो कंडीशन थी जब साइज क्या है, नॉर्मल। लेकिन मान लीजिए कि साइज इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, साइज इंक्रीज हो जाए, यानी एमसीवी क्या हो जाए,
ग्रेटर देन 90। एमसीवी ग्रेटर देन 90 है, मतलब साइज इंक्रीज हो गया है, और साइज इंक्रीज हो गया तो हम इस तरह के एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया की दो कंडीशंस है, एक है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और एक है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। यानी आरबीसी का साइज तो बढ़ गया है, अगर आरबीसी का साइज बढ़ गया है लेकिन हीमोग्लोबिन सेम है, हीमोग्लोबिन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अब आरबीसी का साइज बढ़ गया है तो इससे तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब आरबीसी का साइज बढ़ता है, आरबीसी मैक्रोसाइटिक हो जाती है, तो फिर इस तरह की आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमारी बॉडी इस तरह की आरबीसी को अपने साथ नहीं रखती है। तो जब आरबीसी का साइज बढ़ जा रहा है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन तो सेम है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट नॉर्मल है, इसलिए हमने इसको नॉर्मोक्रोमिक बोला है। तो आपको तो लग रहा होगा कि साइज ही तो बढ़ गया है, तो क्या दिक्कत है? तो साइज बढ़ने से यह दिक्कत है कि जिन आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, जो मैक्रोसाइटिक नेचर की होती है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और डिस्ट्रॉय जब कर दिया जाएगा तो इनके अंदर सेल काउंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सेल काउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी आरबीसी काउंट इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, और इस तरह की जो डिसीज होगी उसको हम मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। द सेकेंड इज केस इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब मैक्रोसाइटिक है, एक तो साइज बढ़ गया है, और साइज बढ़ने की वजह से जो आरबीसी काउंट जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो आरबीसी होंगी वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। दूसरा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, इसलिए हमने एक तो हमने इसको बोला मैक्रोसाइटिक, और दूसरा हमने बोला इसको हाइपोक्रोमिक। ठीक है, हाइपोक्रोमिक यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि इसके अंदर एमसीएससी की वैल्यू जो है वो लेस देन 33 है। तो इस तरह के एनीमिया को हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये कंडीशन थी जब साइज इंक्रीज हो जाता है। जो थर्ड केस है जिसमें साइज डिक्रीज हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो इससे क्या प्रॉब्लम है? जैसे ही साइज डिक्रीज होगा, हमारी बॉडी की इस तरह की आरबीसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इनको डिस्ट्रक्ट कर देगी, इन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा, और आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा तो इस तरह के एनीमिया को हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि ये साइज कम होने की वजह से आरबीसी में डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब साइज कम यानी कि लेस देन 93, लेस देन 90। ओके, अब इसमें भी दो कंडीशन है, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अगर आरबीसी का साइज कम हुआ है लेकिन अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जितना होना चाहिए उतना ही है, यानी नॉर्मल है, तो इस तरह के एनीमिया को हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यानी आरबीसी का साइज में डिक्रीज हुआ है लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अब साइज में डिक्रीज हुआ है तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी यहां आरबीसी काउंट कम होगा, आरबीसी काउंट कम होगा लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो इस तरह के एनीमिया को बोलेंगे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मान लीजिए कि अगर आरबीसी का नंबर भी डिक्रीज हो रहा है मैक्रोसाइटिक होने की वजह से और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इस तरह के एनीमिया को बोलेंगे हम मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक क्योंकि एमसीवी लेस देन 90 है, और हाइपोक्रोमिक क्योंकि एमसीएससी लेस देन 33 है, तो इस तरह के एनीमिया को हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, so this all was about morphological classification of anemia. Now we will talk about etiological classification. Of anemia. तो etiological classification जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? तो हमने etiological classification के बारे में बताया था कि this etiological classification is based on origin and the cause, कि जो हमें एनीमिया हुआ है वो किस रीजन से हुआ है, किसी डिसीज की वजह से हुआ है, जेनेटिक डिसीज की वजह से हुआ है, या इन्फेक्शियस डिसीज की वजह से हुआ है, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, किसी विटामिन की कमी की वजह से हुआ है, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। तो क्या रीजंस है, क्या कॉज है एनीमिया होने के, अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो दैट इज इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसको हम विट्स बाय क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्स बाय क्लासिफिकेशन। ओके, तो इसमें मेनली हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें जो पहला टाइप है जिसको हम हीमोरेजिक एनीमिया बोल रहे हैं, हीमोरेजिक एनीमिया वो कंडीशन होती है जब किसी पर्सन के अंदर ब्लड लॉस होता है, यानी आरबीसी काउंट का जो रीजन होता है, आरबीसी काउंट जो डिक्रीज होता है उसका जो रीजन होता है, आरबीसी जो कम हो रही है उसका रीजन है ब्लीडिंग। इट मे बी इंटरनल ब्लीडिंग और इट मे बी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, या तो किसी एक्सीडेंट में उसका ब्लड लॉस हो गया है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही किसी ब्लड वेसल्स में रप्चर होने की वजह से उसके अंदर क्या हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है। तो इट मे बी इंटरनल ब्लीडिंग और मे बी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो गया है, और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी हीमोफीलिया हो गया हो किसी पर्सन को, या फिर एक्सीडेंट भी इसका रीजन हो सकता है कि एक्सीडेंट में किसी का ब्लड लॉस हो गया हो। नेक्स्ट इज हीमोलाइटिक एनीमिया। द सेकंड वन इज हीमोलाइटिक एनीमिया।
ना इन हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, आरबीसी का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं होता कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कंपेंसेट कर पाए, यानी कि डिस्ट्रक्शन तो हो जाएगा ज्यादा और प्रोडक्शन हो जाएगा कम। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए तो इस तरह के एनीमिया को हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया की जो कंडीशन होती है, यानी डिस्ट्रक्शन ज्यादा और प्रोडक्शन कम, इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं। एक तो कोई डिसीज इसका कॉज हो सकती है, या फिर एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइज में शेप में चेंज हो जाए, यानी माइक्रोसाइटिक हो जाए, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैक्रोसाइटिक हो जाए, माइक्रोसाइटिक हो जाए, सिकल से बोल जाए, तो आरबीसी की शेप जैसे ही चेंज होती है तो उन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। या फिर हीमोलाइसिस, कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हीमोलाइसिस को इंक्रीज करती हैं, यानी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, कि अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो, ओके, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां हम डिस्कस करेंगे कि सपोज करिए कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। अब वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कुछ भी हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, इट मे बी ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, इट मे बी ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। ओके, अगर आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हुआ है तो हम उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलेंगे, और इसमें जो आरबीसी होती है वो माइक्रोसाइटिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, माइक्रोसाइटिक हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी जो होती है वो माइक्रोसाइटिक हो जाती हैं और हाइपोक्रोमिक हो जाती हैं। क्या हो जाती है, हाइपोक्रोमिक, यानी माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाती है। अब माइक्रोसाइटिक हो जाएंगी आरबीसी आयरन की डेफिशिएंसी से, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। नेक्स्ट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे विटामिन बी12 वगैरह, या विटामिन बी1, बी3, बी6, इन सबका रोल, फोलिक एसिड, विटामिन बी6, सबका रोल होता है आरबीसी फॉर्मेशन में। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो भी एनीमिया कहलाया जाएगा, और इस केस में भी हमारी क्या होती है, आरबीसी माइक्रोसाइटिक हो जाती है और हाइपोक्रोमिक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज विटामिन बी12 एंड कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसको साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, या फिर हमारे ब्लड, हमारे स्टमक में एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये हमारे स्टमक से रिलीज होता है, और किस लिए रिलीज होता है, विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मान लीजिए अगर ये फैक्टर रिलीज ना हो तो ये विटामिन बी12 एब्जॉर्ब नहीं होगी, भले ही हम इनटेक तो कर रहे हैं विटामिन बी12 को, यानी खा तो रहे हैं, बट फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो इन विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, और इस कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाए, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। और इस परनीशियस एनीमिया वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारी आरबीसी का साइज तो बढ़ जाता है, यानी मैक्रोसाइटिक हो जाती है, लेकिन इसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, यानी इस कंडीशन में आरबीसी कैसी हो जाती है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ओके, नेक्स्ट इज कि विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड दोनों की कमी हो जाए, तो दोनों की कमी होने की वजह से जो डिसीज होती है उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और इस केस में भी हमारी जो आरबीसी होती है वो कैसी हो जाती है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। कैसी, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। अब एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपको पता है कि आपका जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, बोन मैरो में। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, बोन मैरो में। तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में भी कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट हिमेटो स्टेम सेल्स। ठीक है, पीएसएससी, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं हमारे बोन मैरो के अंदर, वो आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर मान लीजिए बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हो जाए, या आपकी ये स्टेम सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाए, तो आपको जो डिसीज होगी उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस तरीके के एनीमिया को हम बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो हमारा एनीमिया है, दैट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। किसी डिसीज के चलते कोई आपके अंदर कोई ऐसी डिसीज है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की डिसीज है, जो बहुत लंबे टाइम से आपको डिसीज है, और उस डिसीज के इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर आरबीसी का काउंट कम हो रहा है। आपको कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की डिसीज है, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर मान लीजिए रूमेटिक फीवर है, क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस, सॉरी क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, या फिर किडनी फेलियर है, क्या है, किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर है। तो
ये जो क्रोनिक डिसीज है, अगर इनकी वजह से आरबीसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। क्या बोलेंगे? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो ये बेसिक कॉज थे एनीमिया के। ये जो ऑल 5 टाइप्स हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पैथोलॉजी वाले लेक्चर में। जब पैथोलॉजी में हम एनीमिया को डिस्कस करेंगे या ब्लड पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तब ये सारी कैटेगरी हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो पैथोलॉजी में जो ब्लड पैथोलॉजी वाली यूनिट होगी, वहां आप इनको डिटेल में हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म मतलब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या करता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अगर हम स्प्लीन की बात करें, अगर किसी को एनीमिया है तो उसका स्प्लीन का जो साइज होगा वो बढ़ जाता है। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर का साइज भी एनीमिया में इंक्रीज हो जाता है। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हेडेक, सर में दर्द रहता है, और डिजीनेस, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम रहती है। मस्कुलर सिस्टम पे बात करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है एनीमिया का? फैटिक, थकान रहती है और कमजोरी रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग रहता है। कलर चेंज इन स्टूल। अब देखो आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां से क्या निकलता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्यों निकलते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है, और इसकी वजह से जो फीसिस का जो कलर होता है वो चेंज होता है, यानी स्टूल का कलर चेंज होता है। ठीक है। और क्या कंडीशन होगी? एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो जाएगा और पर्सन को फियर रहेगा वेट गेन का, कि उसका वेट गेन हो रहा है। ठीक है। किडनी की बात करें तो फंक्शनल डिस्टर्बेंस आएगा, यानी यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, और एल्ब्यूमिनेरिया हो जाएगा, यानी प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन, इसका कंसेंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनूरिया। ओके। स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पेल और येलोइश हो जाएगी स्किन। किसकी वजह से? आरबीसी जब डिस्ट्रैक्ट होती है तो ब्लूरबिन किस तरीके, ब्लूवर्डिन, बिलीवर्डिन, इसका येलो कलर का होते हैं ये। तो ये ब्लड में जब फ्लो करते हैं या फिर स्किन के बिलो जमा हो जाते हैं तो किस कलर, कैसा कलर देते हैं? पेल और येलोइश। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा? एमनोरिया, यानी पीरियड्स एब्सेंट हो जाएंगे, या फिर एबनॉर्मल हो जाएंगे, या फिर हैवी पीरियड्स होंगे विद एक्सेसिव ब्लीडिंग। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एंजिना पेक्टोरिस, यानी चेस्ट पेन होगा। ठीक है। थर्ड इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब आपका जो हार्ट है वो पंप नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि इस्केमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्केमिया, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो हार्ट अटैक। कार्डिक आउटपुट, यानी 1 मिनट में ब्लड, हार्ट जितना ब्लड पंप करता है, पंप आउट करता है, बाहर फेंकता है निकाल के, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो हाइपर वेंटिलेशन, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी सांसें लेगा। या फिर डिस्पनिया, यानी कि किसी भी चीज को स्वेलो करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक अबाउट एनीमिया। बाकी डिटेल में पढ़ते हैं ब्लड पैथोलॉजी में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।